वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। महाराष्ट्र अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने बजट में आम लोगों को राहत देने की बात कही है। वहीं उन्होंने डिजिटल को जोड़ने की बात कही है। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही गई है उनकी तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा नौकरी की भी उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ 2023 तक का ये इस बजट को उन्होंने बताया है। सांसद नवनीत राणा जी बात करते हैं आज के बजट पर। मैम, आप पर जो बजट लागू किया गया है, क्या आम लोगों के लिए कितना भी? मुझे लगता है ये आम लोगों का ही बजट है। फार्मिंग जो करते हैं, किसान जो होते हैं, वो आम ही किसान होता है। करोड़ोंपति अरबोंपति किसान नहीं बनता है, ना ही वो जाके खेतों में जाके काम करता है। 2,31,000 करोड़ रुपए ये किसानों को दिए गए। तो मुझे लगता है ये आम पब्लिक के लिए ही है। आवास योजना के माध्यम से 80 लाख घर, 80 लाख घरों को नया निर्माण करने के लिए 48,000 करोड़ रुपीस का प्रावधान ये बजट में किया गया है। मुझे लगता है कनेक्टिविटी के माध्यम से नेशनल हाईवे जो कनेक्टिविटी होंगे, जो रोड्स बनेंगे 25,000 किलोमीटर, वो आम जनता ही उसे यूज़ करेगी। तो मुझे लगता है उसके साथ में 400 नई ट्रेन वंदे भारत के माध्यम से ये देश में नई ट्रेनें बनेंगी, जिससे आम लोगों आज तक जो कनेक्ट नहीं हो पाए दूसरे राज्य से अपने राज्य से या अपने ज़िले से दूसरे राज्य तक, वो उनके कनेक्टिविटी है। टैक्सेशन में बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत बड़े रिलीफ लाए गए हैं, तो जिससे 60 लाख लोगों को जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इसके माध्यम से मिलने वाला है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आम लोगों के लिए ही हैं। जो आम बजट बनाया गया है, इससे जो टारगेट बनाया गया, जो बताया जा रहा है 25 साल का एडवांस लेकर के इस पर बजट पेश किया गया। मुझे लगता है कि ग्राउंड मजबूत करने वाला ही बजट है। अगर आज मेरी ग्राउंड में मजबूत करती हूँ, तब जाके वो 25 साल 50 साल टिक पाएगा। आज तक सबने सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए एक बजट पेश किया गया, यह बजट ग्राउंड को मजबूत क्या लगता करेगा। है मैडम, यदि जो घर का रसोई का जो बजट खराब होता है वो महंगाई यानी तेल और डीजल का होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ, मुझे लगता है कि 2 साल कोविड के दौरान जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हमारे देश का हुआ, जीडीपी नहीं नीचे गई, पर जो भी नुकसान हुआ है उसको कवर अप करने के लिए शायद उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए किचन पे, पर ऑल ओवर आम लोगों पे ध्यान दिया गया। लेकिन बजट जो घर का होता है, अभी जीडीपी 9.2 रही है, लेकिन आम लोग जो रोजगार डेली जो बेसिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, उनका जो बजट है, उनकी नौकरी चले गई, उसको देखते हुए अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है जो उनको फायदा है। मुझे लगता है कि 60 लाख नौकरियों का जो प्रावधान इसमें लाया गया है कि इतने लोगों को जो बेरोजगार हुए उन्हें रोजगार देने का काम ये बजट के माध्यम से होगा। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको मजबूत करने का ही बजट है ये। 60 लाख नौकरियां तो दी जाएंगी, क्या 2023 तक कंप्लीट किए? 25 साल का जो बजट है उसमें दिया जाएगा? नहीं, 25 साल तक कैसे करेंगे? ये जो बजट है इस वर्ष का है 22-23 का, 22-23 में ही होगा। नहीं तो हम भी हैं अंदर सदन में पूछने के लिए। थैंक यू तो मच। Word mandate. Somebody is there if you want. अजय चौहान, नेटवर्क 10। और आज वित्त मंत्री ने आम बजट पेश किया। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार के बजट में किसान, महिलाओं और युवाओं की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही सुशील गुप्ता ने बजट को लेकर और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। आम जनता केंद्र ने आज जो बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमण जी ने किसान का कोई इसके अंदर स्थान नहीं रखा, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, शिक्षा के क्षेत्र में 1 रुपए भी बजट में नहीं बढ़ाया, और हेल्थ केयर में आज कोविड की चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके अंदर कुछ नहीं कहा। बहुत ही निराशाजनक बजट है। इनकम टैक्स में लोगों को उम्मीद थी कि कोविड के कारण राहत मिलेगी, कोई राहत अन्य वर्ग को नहीं दी गई। व्यापारियों के लिए कोई समाधान इसके अंदर नहीं निकाला। चारों तरफ से इस बजट को सराहा नहीं गया। एक ऐसा बजट है, बहुत ही नीरस बजट है। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती और प्रेम सिंह निगम, पार्षद आम आदमी पार्टी की अध्यक्षता में, और अरविंद कुमार बीजेपी जिलाध्यक्ष और उनकी पत्नी अंजू समेत 100 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी पत्नी ने भी आम आदमी पार्टी का आज दामन थाम लिया है।
उनके साथ जो भी सबका करा दो। बाकी ये है ना गरवा जी, आप सबको और दिल्ली में कोहरे की सफेद चादर छाए हुए है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। जहां बीते कई दिनों से तेज धूप गर्मी का एहसास करा रही थी, वहीं आज की बदली तस्वीर ने एक बार फिर मौसम को ठंडा कर दिया है। जानकारों की अगर माने तो साल 1951 से अब तक की सबसे ठंडी जनवरी रही है और इस साल जनवरी का औसत अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा है और इससे कम औसतन अधिकतम तापमान साल 2003 में रहा था और जब औसत अधिकतम तापमान में 17.6 डिग्री सेल्सियस देखा गया था। और इसी बीच साल 2015 की बात करते हैं तो साल 2015 की जनवरी में भी इतनी ठंड रही थी। इस साल भी औसत अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 1 फरवरी यानी कि आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और आईएमडी के मुताबिक 3 फरवरी से दिल्ली में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। आपको ये भी बताएं कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते 2 दिन से मौसम साफ होने के साथ धूप भी खिल रही थी। दिल्ली में सर्दी ने लोगों को एक बार फिर ठिठुरन पर मजबूर कर दिया है, ठिठुरन को बढ़ा दिया है। और वहीं दिल्ली के संवाददाता गजेंद्र सिंह ने इसका जायजा भी लिया है। आज सुबह दिल्ली को कोहरे की मोटी चादर ने अपने आगोश में लपेट लिया है। पहले आपको तस्वीरें दिखा दें दिल्ली का आज मौसम किस तरीके से है। अचानक से मौसम ने करवट ली है और मिजाज कुछ ऐसा मौसम का कि आज पूरी दिल्ली को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। इस समय हम सिग्नेचर ब्रिज पे हैं। पहले आपको सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीरें दिखा दें। आपको सूरज ज़रूर दिखेगा, बिल्कुल छोटा सा मध्यम सा सूरज आपको दिखाई देगा, लेकिन सिग्नेचर ब्रिज आपको दिखाई नहीं देगा और कोहरे की मोटी चादर आपको सब जगह दिखाई देगी। और अगर हम गाड़ियों की बात करें तो दिल्ली में लगभग सब गाड़ियां अपनी हेडलाइट्स ऑन करके चल रही हैं, क्योंकि कोहरे ने पूरी दिल्ली को अपने आगोश में ले रखा है। इस समय हम सिग्नेचर ब्रिज पे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो आज 1 फरवरी को मौसम विभाग की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 60 डिग्री रहने वाला है और आईएमडी के मुताबिक जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री रहने वाला है। वहीं सफ़र की बात करें तो सफ़र के अनुसार आज भी दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो भी ख़राब श्रेणी में ही बना हुआ है। 321 पे पोल्यूशन की मात्रा जाती हुई दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ख़राब श्रेणी में है। हालांकि दिल्ली वालों को अब कड़ाके की सर्दी का सामने के साथ साथ कोहरे की भी मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन ऐसे में प्रदूषण की भी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि प्रदूषण अभी भी बेहद ख़राब श्रेणी में बना हुआ है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली आज कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। ऐसे में दिल्ली में अगर बात करें तो लोग अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और घरों में ही रह के अपने सारे काम कर भी रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की अगर सड़कों की बात करें तो हेडलाइट सबकी ऑन है। सभी गाड़ियों की हेडलाइट ऑन के साथ ही चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। और अगर मौसम विभाग की ही बात कर ले तो आईएमडी के मुताबिक ही दिल्ली में 3 फरवरी से बारिश होने की भी संभावना है। साथ में पंजाब और हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है। यानी अभी दिल्ली वालों के लिए और भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सर्दी और भी बढ़ सकती है। पिछले दिनों की बात करें तो 2 दिन तक लगातार दिल्ली में अच्छी धूप जरूर निकली थी, कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत जरूर थी, लेकिन आज एक बार फिर दिल्ली वालों को कोहरे ने अपनी आगोश में लेने के बाद दिल्ली वालों को एक बार फिर से ठुठुरने पे मजबूर कर दिया है। गजेंद्र सिंह, नेटवर्क 10 दिल्ली। और दिल्ली के थाना डाबड़ी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से हालांकि आपको बताएं कि चरण और रवि नाम के 2 शातिर चोरों को पकड़ा गया है। इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया था और पुलिस इनकी काफ़ी समय से तलाश भी कर रही थी। 21 वारदातों में ये शातिर शामिल रहे हैं। और अगर बात करें, पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक कार भी बरामद की है और 1 लाख के करीब नकदी भी बरामद की गई है। आ जाओ। और इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
सागरपुर में एक चोर को लड़की का मोबाइल छीनना भारी पड़ गया। जैसे ही चोर ने लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश की, वैसे ही लड़की ने शोर मचा दिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की को पीछे दौड़ते देख स्थानीय लोगों ने भी अपनी मुस्तैदी दिखाई और कुछ ही दूरी पर चोर को पकड़ लिया गया। चोर को पकड़कर फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जानकारी ये है कि सागरपुर स्थानीय निवासी बताया जा रहा है चोर और नशे का आदी है, जो इस तरीके से कई बार ऐसी स्नैचिंग को अंजाम दे चुका है। मामला ये था जी, ये लड़का लड़की का फ़ोन छीन के गली से, छोटी गली से भाग रहा था। इसके पीछे कई जने भाग रहे थे, तो हमने इसको पकड़ा यहाँ पे पुल के पास। तो अभी फिर कहाँ लेके गए? इसको हम चौकी भी ले आए हैं सीधा। वो मैं आ रही थी कहीं, मतलब मम्मी के पास जाना था मुझे, तो ये फ़ोन लेके भाग गए थे एकदम से। आपका फ़ोन छीन कर चला? हाँ। साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने की पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने एक व्यक्ति से नकदी लूट के मामले में एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10,120 रुपए नकदी बरामद हुई है। डीसीपी बेनिता मेरी जेकर ने मामले की जानकारी दी और बताया कि 30 जनवरी को थाना अंबेडकर नगर में लूट की वारदात की खबर मिली थी। आनन फानन में पुलिस टीम मदनगीर पार्क के पास घटनास्थल पर पहुंची और शिकायतकर्ता से पूछताछ की और आरोप ये लगाया है कि 2 अज्ञात लोगों ने उनसे 27,000 की नकदी लूट ली थी और इस बारे में थाना अंबेडकर नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2022-2023 के लिए एक उत्कृष्ट बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह बजट समावेशी और हर वर्ग को सशक्त बनाने की नजरिए से बनाया गया है और हमारी सरकार ने अगले 25 सालों में समृद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने का खाका तैयार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का यह बजट देशवासियों के लिए सभी क्षेत्रों में प्रगति करने वाला है और सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य को लेकर काम करेगा और यह अमृत काल में इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे देशवासियों के साथ मिलकर कार्य हो, इस बजट को उस ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वेलकम अवार्ड स्थित शादरा झील पार्क का लोकार्पण हुआ, जहां सांसद मनोज तिवारी के साथ दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद रहे और पूर्वी दिल्ली प्रथम नागरिक महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद स्थायी समिति अध्यक्ष वीर सिंह पवार और शादरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा और रोहतास नगर से विधायक जितेंद्र महाजन और वेलकम वार्ड के निगम पार्षद अजय शर्मा ने फीता काटकर पट्टिका का अनावरण किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात भी की गई और मनोज तिवारी ने कहा कि यह यमुना पार के लोगों के साथ साथ पूरी दिल्ली को एक बड़ी सौगात है, क्योंकि यमुना पार में इस तरीके की झील नहीं थी जहां पर सेल्फी पॉइंट के साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मनोज तिवारी के जन्मदिन पर लोकार्पण किया गया है। एक बड़ी सौगात मनोज तिवारी की तरफ से इसे कहा गया है। काफी लोग इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के बहुत प्रयास और मेहनत से, उनके अथक प्रयासों से आज ये पूर्वी दिल्ली में, जहाँ पर शायद इस तरह का स्थान नहीं है और यहाँ इतनी अच्छी झील का पुनर्नवीनीकरण हुआ है और बहुत सारा सौंदर्यीकरण भी यहाँ पर हुआ है और बहुत सारा होना बाकी है। और ये सारा काम हमारे पूर्वी दिल्ली निगम की ओर से और हमारे जो सांसद हैं उनके व्यक्तिगत प्रयासों से हुआ है। केंद्र सरकार की अमृत योजना है, उसमें बहुत सारा पैसा इसमें मिला है। निगम ने मेहनत की है, निगम के इंजीनियरों ने मेहनत की है और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने आप सबको बताया कि
इस झील पार्क का लोकार्पण इस पूरे लोकसभा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तो है ही, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक बेहतर जीवन का पड़ाव तो है ही। इसके साथ साथ ये पूरे दिल्ली और खासतौर से आम आदमी पार्टी सरकार को सीखने वाली चीज है कि कैसे नाले के जल से भी हम सुंदर झील बना सकते हैं, पानी को किस प्रकार से स्वच्छ कर सकते हैं। आपके विधायक सोमनाथ भारती ने तेलंगाना कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के जाने माने चेहरे इंदिरा शोभन ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वैसे ही तेलंगाना के बहुत सारे लोग 10 मार्च के बाद आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। जो कि 2014 से 2021 तक, मार्च 2021 तक कांग्रेस में स्टेट स्पोक्स पर्सन रहे तेलंगाना कांग्रेस के अंदर। उसके बाद फिर वो YSRTP समेला जी के साथ काम किया दिसंबर तक। उसके बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वो प्रोफेसर रही निजाम कॉलेज में और एक लंबी राजनीतिक जिंदगी रही। उनके ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे और साथियों ने मनसा जाहिर की कि पार्टी ज्वाइन करनी है। तो तेलंगाना के अंदर आम आदमी पार्टी का एक्सपेंशन, तेलंगाना के अंदर और भी लाइक माइंडेड लोग विभिन्न पार्टियों से भी, विभिन्न संस्थाओं से भी पार्टी ज्वाइन कर सकें। क्योंकि 10 मार्च को जब ये रिजल्ट आएगा, सरकार बनने की खबर आएगी विभिन्न राज्यों से आम आदमी पार्टी की, उस वक्त की तैयारी हम कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं कि यूपी चुनाव को लेकर बैठक, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक हो रही है। आनंद फानंद में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, और बैठक में सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर ये बैठक चल रही है। आपको बताएं कि यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान के घर पर ये बैठक चल रही है। जाहिर सी बात है यूपी चुनाव को लेकर ही कुछ अहम रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही होगी। और अजय चौहान मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी बैठक को लेकर? दीपिका, देखिए यूपी चुनाव का जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है, यानी बात करें ट्रेन की, तो रणनीति की जिस तरह से आज धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ बैठक की गई, अचानक से ये बैठक बुलाई गई है क्योंकि तत्काल में, क्योंकि वहाँ का जो चुनाव है और समय ज्यादा नहीं बचा है, यानी कि अभी आने वाले टाइम में चुनाव है और कैंपेन को लेकर के कौन बैठक में मौजूद है? धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पर मौजूद है, प्रभारी मौजूद हैं और स्वतंत्र देव सिंह की भी जैसे बात कही गई थी कि यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए कोई ना कोई यूपी के जो चुनावों की रणनीति है वो आज बनाई जाए, यानी अचानक से बजट, एक तरफ बजट पेश किया गया, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के घर पर ये बैठक की गई है। तो कहीं ना कहीं यूपी चुनाव के अंदर जिस तरह से बिगुल फूंकने की बात की गई है, कल से कैंपेन शुरू हो जाएगा और लोगों की रैलियां शुरू हो जाएंगी या नेताओं की, तो बात करें कहीं ना कहीं देखिए धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में, और ये कोई नीचे की लेवल की बात नहीं की, जेपी नड्डा जो अगुवाई चल रहे थे उनके नेतृत्व में ये बात कही गई थी, जिससे सूत्र पता चल रहा था। लेकिन हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यूपी का किस तरह से कैंपेन किया जाए और किस तरह से लोगों के बीच में जाया जाए। जो एक मुद्दा होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा इस समय मीटिंग में सामने आएगा। जी अजय, इसके अलावा कितना समय हो गया इस बैठक को, कब से बैठक चल रही है? दीपिका, अगर बात करें तो ये करीब आधा घंटे से स्टार्टिंग ये मीटिंग चल रही है और अचानक से बिठाई गई, क्योंकि अचानक सारे वहाँ पहुंचे, मीडिया का जमाना भी पहुंच चुका है। तो देखिए कहीं ना कहीं अहम बैठक की जा रही है। तो अचानक कोई बैठक की जाती है तो कोई ना कोई बड़ी रणनीति यूपी चुनाव को लिया जा रहा है, क्योंकि यूपी चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि यही अगर यूपी चुनाव जीतता है तो 2024 का सबसे बड़ा बिगुल यूपी में बजेगा। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अहम बैठक चल रही है, आधा घंटा हो चुका है इस बैठक को, और अहम रणनीति यूपी